हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो एक तो वो आप उसे रिकॉल कर लो। दूसरी चीज जो चाहिए वो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए जो दूसरी चीज है वो हमें चाहिए, दैट इज एरिया वेक्टर निकालना। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर एरिया तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब कभी भी हमने जनरली किया हो तो साइड इनटू साइड करके एरिया निकाल लिया करते थे। सर्कुलर चीज का हमने पाई आर स्क्वायर करके निकाला है। लेकिन वेक्टर चीज तो वो होती है जिसके साथ डायरेक्शन भी हो। तो एरिया हमारे पास डायरेक्शन कैसे हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। जनरली एरिया वेक्टर लिखते वक्त हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो डीएस वेक्टर लिखा हुआ है, डीएस मतलब एरिया, छोटा सा एरिया कभी आप ले रहे हो तो उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या ले रहे हैं हम, एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। तो एक यहां पर अंडरलाइन करने वाली चीज है आउटवर्ड नॉर्मल की। इस चीज को हम अलग पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं कि सर इस आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। तो हम 2D शेप और 3D शेप दोनों में समझते हैं। देखो 2D शेप में तो बच्चों हमारे पास सपोज मान लेते हैं एक ऐसी शेप हो सकती है ना। सपोज ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे सर एरिया तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो सर यहाँ पे तो मेरे पास क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगी। ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर रहेगा और ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन सर मेरे को उसका एरिया वेक्टर के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए इन्होंने क्या रखा है, जैसे कि बच्चों में जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको मान लेता हूं ये, दिस इज द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12। इसकी बात करते हैं, ये रहा मेरा सरफेस जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ मान लेते हैं और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं, जो भी आप मानो। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें एरिया वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हो सर वो समझाओ क्या है। भाई आउटवर्ड नॉर्मल, देखो भाई यदि मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो नॉर्मल की बात सुनते हैं, पहले तो आउटवर्ड छोड़ो नॉर्मल की बात समझते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है इस सरफेस की परपेंडिकुलर, ये रहा भाई परपेंडिकुलर। आउटवर्ड नॉर्मल, ये जनरली वर्ड हमारा 3D शेप्स के लिए यूज किया जाता है और ये भी हमारे पास 3D शेप ही है। लेकिन हमने सिर्फ एक रेक्टेंगल लिया हुआ है 2D में, उस केस में एक आउटवर्ड नॉर्मल इधर भी हो सकता है और आउटवर्ड नॉर्मल इधर भी अंदर की तरफ भी हो सकता है। मतलब एक बोर्ड के अंदर जाने वाला नॉर्मल, एक बोर्ड से बाहर की तरफ आने वाला नॉर्मल। जनरली बच्चों ये 3D शेप के लिए ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में सिर्फ नॉर्मल की बात करेंगे, फिर आउटवर्ड नॉर्मल की बात करेंगे। जैसे कि बच्चों हमारे पास ये वाला सरफेस है, मैं आपको यहाँ पे बना भी देता हूँ ये चीज जिससे कि आपको थोड़ा सा यूज भी हो पाए। इसमें हमारे पास 3D शेप्स ये रही और ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है भाई। यहां पर हम सिलेंडर बनाते हैं, ये रहा हमारा, ठीक है भाई। इसको हम उठा लाते हैं यहां से, नहीं इसको हमें नीचे से उठाना पड़ेगा, इसे ऊपर कर देते हैं और यहां हम 3D शेप्स में सिलेंडर ले लेते हैं। तो पहली चीज तो ये हमारे पास है, ठीक है भाई। अब यदि मैं इसकी बात करूं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब यदि मैं इसके नॉर्मल की बात करूं तो बच्चों हमें समझने वाली बात है। पहली चीज तो सर इसका नॉर्मल, जैसे मैंने छोटा सा सरफेस ले लिया, इसको हम बोलेंगे डीएस, डीएस बोलते हैं पहले तो। इसका छोटा सा एरिया लिया, इसके नॉर्मल की बात करेंगे तो बच्चों नॉर्मल एक इसका आएगा इस तरफ, और एक नॉर्मल बच्चों इसका इस तरफ भी आ सकता है, हाँ या ना। जैसे मेरे पास ये वाली चीज है, अब इसका नॉर्मल क्या रहेंगे, एक नॉर्मल तो रहेगा बच्चों इस तरफ, ये है आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि इससे बाहर की तरफ नॉर्मल निकल रहा है। यदि इसी सरफेस से अंदर की तरफ जा रहा होता तो हम आउटवर्ड नॉर्मल नहीं बोलते उसको।
जैसे मेरी बॉडी के लिए बाहर की तरफ ये आ रहा है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। सर इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस की बात करोगे यहाँ पर तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ बात करोगे तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ बात करोगे तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, और इधर बात करोगे तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको ये वाला नॉर्मल हम नहीं लेंगे बच्चों, इसको हटा देते हैं। नॉर्मल कौन सा लेंगे हम? ये वाला। यदि बच्चों हम इस सरफेस की बात करेंगे तो ये मेरा छोटा सा डीएस सरफेस हो गया, और ये रहा मेरा आउटवर्ड। इस सरफेस की बात करोगे तो ये रहा हमारा आउटवर्ड नॉर्मल। तो जब आप कभी भी किसी केस में भी बात करते हो तो आउटवर्ड नॉर्मल आपका बाहर की तरफ निकलता हुआ नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे बात करें हम किसी और चीज की, 3D में आपके पास एक स्फेयर हो गया, अब स्फेयर की बात करोगे तो ये रहा। अब इसमें नॉर्मल की बात करेंगे भाई, इसमें हम ये सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस लेंगे तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, यहां सरफेस लोगे तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, और ये हमारा सरफेस छोटा सा। इसको यदि 3D शेप में वैसे देखना चाहेंगे तो भाई ये रहा हमारे पास। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। तो मैं बात करूं तो किसी भी शेप में बच्चों कहीं पर भी मैं बात करूंगा तो आउटवर्ड नॉर्मल आपका बाहर की तरफ निकलता हुआ इस सरफेस पे ये रहा। परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है, यहाँ पर भी आपके पास आउटवर्ड नॉर्मल ये रहे। तो किसी भी सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल की बात करोगे तो आप निकाल सकते हो। जैसे ही आप इसकी बात करोगे एक शेप और दिख जाती है हमको 3D में, जैसे कि हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। जैसे भाई ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, ये। अब इसमें कितने सरफेस है हमारे पास? एक तो ये वाला सरफेस दिख रहा है, ठीक है, एक इसके पीछे वाला दिख रहा था, एक नीचे वाला दिख रहा है, एक इधर और एक ऊपर की तरफ। नहीं वैसे बात करोगे तो ये रहा भाई हमारे पास, ये रेशी। इसमें कितने आउटर नॉर्मल होंगे? 6 आउटवर्ड नॉर्मल मिलेंगे, एक नीचे से ऊपर की तरफ ये, एक यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे, और एक ऐसे। ये हम क्यों समझ रहे हैं? चाहे कोई भी सरफेस शेप हो आपका, जैसे ये शेप है तो यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, और यहाँ पे इस तरफ। आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनमें आइडिया होगा कि आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है उस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ निकलता हुआ नॉर्मल हमें चाहिए। तो चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, यदि आपको ऊपर चाहिए होगा तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, इधर चाहिए होगा तो इस तरफ हो जाएगा। तो आपको हर डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल मिल सकता है। तो आपको कभी भी सिर्फ एरिया नहीं बताना, जैसे इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बताना भाई, आपको नॉर्मल भी समझाना है कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजों के आउटवर्ड नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ऐसे ले लो, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इससे बेटर तो हम ये ले लेते हैं, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास अपोज हो गई एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गई वाई एक्सिस। बच्चों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कहां निकलेगा? बाहर की तरफ। भाई ये रहा हमारा एक्स और ये रहा हमारा वाई, तो ये z कहां होगा? एक तो इस तरफ और एक अंदर की तरफ। तो एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है वो कहां होता है? z की तरफ। कहां पर होगा? z डायरेक्शन की तरफ, z डायरेक्शन। और z डायरेक्शन में बच्चों नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है? k क्या। तो कभी भी यदि आपके पास एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल बताना हो तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? k क्या। यदि इसी तरीके से आप और किसी का निकालना चाहो, यदि ये हमारे पास y और z है, यहां पर हमारा होगा नॉर्मल इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तरफ कितना होता है बच्चों? i क्या। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर y z की तरफ लोगे तो उसका नॉर्मल कहां रहेगा? उसके परपेंडिकुलर। देखो हमें ये पता है x y और z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है,
तो यदि मैं y और z ले रहा हूं तो उसका परपेंडिकुलर x की तरफ होगा। और यदि आप एक और रहेगा ना आपके पास, यदि x और z होगा तो आपका नॉर्मल अलोंग y एक्सिस होगा विच इज j कैप। ठीक है ना भाई, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी का नॉर्मल चाहिए हो आपको तो जो एक्सिस नहीं होगी उसके अलोंग होगा। जैसे z और x कौन सी वाली नहीं थी, y एक्सिस नहीं थी, उसके अलोंग होगा। अब देखो यदि मैं आपसे बड़े आराम से इसके लिए बोल सकता हूं, नॉर्मल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको बच्चों क्या क्या चाहिए, एक तो सर मैग्नीट्यूड चाहिए उस एरिया का, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। सपोज मैं इसको x मान लूं, इसे y मान लूं, तो इसका नॉर्मल कहां होगा बच्चों, z की तरफ, बाहर की तरफ आ जाएगा मेरे पास। अब जैसे इसी की बात कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये रहा, सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये दिया हुआ है, ये रहा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा है एक्स वाई प्लेन। तो बताइए इसमें ds वेक्टर क्या होगा, तो बस हम बोलेंगे ds वेक्टर इज इक्वल्स टू इसका एरिया और नॉर्मल वेक्टर। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मल कितना होगा बच्चों, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, परपेंडिकुलर कहां पर होगा, अलोंग k अलोंग z एक्सिस, z का अलोंग कितना होता है k कैप। तो ds वेक्टर हमारे पास हो चुका है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर k कैप। सिमिलरली यदि आप बात करोगे, आप कोई और चीज चेंज कर लो, ये रहा आपके पास, ये रहा आपका 4 मीटर और ये रहा हमारा 2 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इसको हम बोल रहे हैं YZ प्लेन। YZ प्लेन की बात करोगे तो बच्चों कौन सी वाली एक्सिस रह गई, सर x रह गई। तो क्या हमारा होगा ds वेक्टर, तो क्या होता है ds एरिया और नॉर्मल वेक्टर। एरिया कितना होगा 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर, और नॉर्मल कहां पर होगा YZ है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हुआ x, तो ये i कैप हो गया। तो ds वेक्टर हमारे पास आ चुका है 8 मीटर स्क्वायर i कैप। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो नॉर्मल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में दो चीज चाहिए, एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे कैसे निकलती थी, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए था एरिया वेक्टर, जो कि हमने समझ लिया है। एरिया वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया का मैग्नीट्यूड और उसका आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। आपने लास्ट क्लास में एक बहुत ही चीज पढ़ी, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने एक चीज ये देखी कि फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव साइड से एंटर करती हैं। दूसरी चीज हमने उसमें पढ़ी थी कि जितना ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी। अब क्लोज है या अपार्ट है तो हमें पता कैसे चलेगा, उस चीज के लिए बच्चों हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, सपोज ये मेरे पास एरिया है, इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। तो अब मेरे को बताने में इजी रहा। जैसे सपोज मान लेते हैं एक एरिया से हमारी 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और एक एरिया है, सेम एरिया है, और उससे 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो मैं अपने आप ऐसे ही बता सकता हूं कि 50 जहां से पास हो रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी एरिया से पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होकर गई होंगी। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, भाई ये रहा हमारे पास एरिया, एक एरिया ये रहा, इससे आप बात करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, इससे बात करोगे तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और 11 और 12। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा है, उससे हम बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके लिए। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेट करने का हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आइए वो देखते हैं। पहले फॉर्मूले के लिए बच्चों ये बता रहे हैं, निकालने के लिए कभी आपको चाहिए हो तो ये रहा हमारा डायग्राम। पहली चीज तो ये कह रहे हैं आपने इसमें
जो फॉर्मूला, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, हमने माना हुआ है, सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसका नॉर्मल इस तरफ है, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो बच्चों हमने क्या माना, क्या है, थीटा माना हुआ है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर आना है। आपको पता होगा जब कभी भी कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है उसमें कॉस में ब्रेक होता है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला यहाँ पर आएगा ई साइन थीटा। तो मुझे कौन सी डायरेक्शन चाहिए बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, तो वो कितना आएगा, ई कॉस थीटा इनटू सरफेस एरिया। भाई इसका अपना सरफेस एरिया बता दो, तो सरफेस एरिया हमने बोल दिया है इसका डेल्टा एस है। तो हमारे क्या आ गया, डेल्टा फाई ई, तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा हमारे पास आ गया है, तो क्या बोलते हैं बच्चों हम, वेक्टर कौन सा वाला आएगा, डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। एक तो फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी देख रहे हो डेल्टा एस क्या हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। और मैंने बताया था आपको डेल्टा एस वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखोगे आप, डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसीलिए हम सिर्फ इस टर्म को समझने के लिए हमने जो अभी टाइम दिया एरिया वेक्टर निकालना, वो सिर्फ इस चीज के लिए। तो यहां तक हमारी बात ये रहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करोगे। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहली चीज तो बच्चों इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, इसका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू 1 होती थी। कभी भी आपको ये चीज आएगी तो आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इन सब की वैल्यू 0 हुआ करती थी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसकी बात करें तो अब हम बात कर सकते हैं, और यदि हम डीएस की फॉर्म में लिखें छोटे से एरिया के लिए, तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस डीएस कॉस थीटा, इसकी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जैसा आपका मन करे उस तरीके से आप लिख सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास थीटा एक टर्म दे रखी है बच्चों, तो अब है क्या, आइए देखते हैं। सपोज मानते हैं ये हमारे पास है एक एरिया, इस सरफेस एरिया से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बच्चों इसका नॉर्मल कहाँ रहेगा, सर इसका नॉर्मल रहेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी हो सकता है, वैलिड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों जा रही हैं इस तरफ से, तो बताना जरा क्या इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, नो सर। क्यों, ये रहा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 90। बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज मान लेते हैं जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे इस साइड वाली वॉल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से इस तरफ आएंगी, ठीक है भाई। जब मैं इसे ऐसे रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी इससे पास हो रही होंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और कम होंगी और कम होंगी और कम होंगी और कम होंगी। अब ऐसे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि मान लो बहुत थिन होता तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल जाती और कुछ नीचे से निकल जाती। इस वाले सरफेस से कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी ही नहीं, तो कुछ ऊपर से या फिर कुछ नीचे से चली जाएंगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या रखा है कि जब इस वाले केस में आप देख रहे हो तो एंगल कितना बनना है बच्चों, 90। तो डी फाई ई कैसे निकालोगे, ई डी एस, इसका एरिया भी पता है हमको लेकिन कॉस क्या बनना है, 90, और कॉस 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो डी फाई ई हमारा हो गया है 0 इस केस में। लेकिन दूसरा केस यदि हम लें और ये वाली चीज हमारे पास है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरफ, लेकिन हमने जब देखा इसका नॉर्मल बना के तो बच्चों नॉर्मल भी इधर आ रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल वेक्टर आर इन द
सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। आइए वैल्यू पुट करते हैं, डी फाई ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई डी एस आपके आ गया, तो डी फाई ई हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कॉस 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, आप देखोगे तो 180 भी हो सकता है। यदि इसी केस में आप बात करते हैं, जैसे इसी वाले में बात कर लो, ये रहा हमारे पास चीज, यहाँ पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस तरफ है और इसका नॉर्मल इस तरफ भी हो सकता था, तो यहाँ एंगल 180 बन जाता। तो यहाँ डी फाई ई आप निकालोगे, ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 वैल्यू बच्चों वैल्यू 1 होती है, -1 होती है, ई डी एस आपका नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, और इस एसआई यूनिट इज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, और इनटू क्या रहेगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन एक चीज हमारे पास जो निकल कर आती है, एक चीज जो हमारे पास निकल कर आती है वो क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। बच्चों यदि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिस सरफेस से हमें निकालना है, यदि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्या करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, हम एक डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम है सपोज ये रहा, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, मैं छोटा सरफेस यहां लेता हूं, ले लिया सर मैंने, इसको मैं मान लेता हूं DS1, छोटा सा सरफेस, ठीक है भाई, इसका नॉर्मल हमारे पास है इस तरफ, ई वेक्टर इधर है, ठीक है, और मैंने जब इसका नॉर्मल निकाला वो हमारा इस तरफ है, N1 कैप, इन दोनों के बीच में एंगल हमारा θ1 होगा। सिमिलरली यदि मैं यहां देखूं छोटा सा एरिया, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास इस तरफ है, नॉर्मल मेरा इस तरफ आ रहा है, थीटा मेरा θ2 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला एरिया हो गया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, नॉर्मल अलग है। तो आपके पास चीज क्या रही, इस केस में यदि कभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ये चीज भाई हमारे लिए बड़ी दुविधा वाली बात है। तो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, पता है हमको सर, अभी जस्ट बताया आपने, ठीक है। तो यदि कभी आपके पास ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस आ जाता है, उसके अंदर यदि मुझे क्या निकालना पड़ जाए बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे। पहली चीज तो उस पूरे सरफेस को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में सारे। तो क्या कहा गया, सो वी कैन डिवाइड द सरफेस एस इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 और n टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया। सो कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो सबके में से आ रहा होगा वो E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर सब में चेंज आ रहा होगा। तो यदि मैं बोलूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ रहा है सरफेस से, तो क्या बोलूंगा मैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 डेल्टा φ1 डेल्टा φ2 डेल्टा φ3। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं सर डायरेक्ट, क्योंकि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ये फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, उसे ऐड कर सकते हो। तो डेल्टा φ1 कैसे निकालोगे बच्चों, E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे En वेक्टर डॉट डेल्टा Sn वेक्टर, इस तरीके से सबका डॉट करके मैं ऐड करता रहूंगा, उससे मेरे पास डेल्टा फाई ई निकल के आ जाए। बोलो हाँ या ना।
लेकिन बच्चों यदि इतनी सारे एरिया हम डिवाइड करेंगे, एन टर्म्स तक हम डिवाइड करते रहेंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000 तक आ सकता है। तो ये तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं इफ व्हाट, जो डेल्टा एस है वो बहुत छोटा कर दिया जाए, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा कर दिया जाए, और जो n हो वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, तो हम इस चीज को बच्चों फाई ई को निकालने के लिए इंटीग्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल इसमें हम यूज कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना, ई डी एस। और यदि मैं बात करूं तो फाई ई की, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ फाई। तो अब हमारे पास जब हम अगले पार्ट पे जा रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है ना बच्चों, जिसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला सर, एक तो हमें एरिया वेक्टर पता चला, किसी का भी मैग्नीट्यूड, और एक यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल जो हमारा होगा उसकी डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है भाई। 2, कभी भी मुझे डेल्टा फाई ई निकालना पड़ जाता है तो मैं ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर निकाल सकता हूं, ठीक है। और यदि मेरे को यही चीज कभी एक क्लोज्ड लूप के लिए, बड़े सरफेस के लिए निकालना पड़ेगा तो फाई ई में निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यदि मैं इसे डॉट को हटा दूंगा तो मैं इसको ई वेक्टर डॉट मतलब डी एस वेक्टर यूज नहीं करते, फिर ई डी एस कॉस थीटा को यूज कर सकते। तो 3 फॉर्मूले बच्चों हमारे पास हैं जिसके ब्याप पर हम आगे कुछ देर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, एक ई दिया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। ई वेक्टर हमको दिया हुआ है 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है सर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस 20 यूनिट्स। बच्चों हमारे पास एक एरिया है जिसका एरिया कितना है हमारे पास, दिस इज 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। लेकिन क्या कह रहा है ये, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। बच्चों एक बात बताओ, वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है, यदि मैं इसका नॉर्मल लूं तो किस तरफ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारा बताइए इसका डीएस वेक्टर कितना होगा, डीएस वेक्टर होता था उसका मैग्नीट्यूड मतलब 20 इंटू व्हाट, यूनिट वेक्टर, तो अलोंग आई एक्सिस कितना होगा 20 आई कैप। ये हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो बताइए ई वेक्टर कितना है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है भाई। डॉट वेक्टर ऑफ कितना है हमारा डीएस वेक्टर 20i कैप। अभी हमने बताया था i डॉट आई 1 होता है और जो डिसिमिलर वाले होते हैं वो 0 हो जाते हैं, तो 6i कैप इंटू दिस, ये 120 आ गया, प्लस 3 इंटू दिस 60, और i इंटू जे 0 हो जाता है, और 80 और j क्रॉस ये भी 0 हो जाता है। तो हमारा 120 आंसर आ गया। यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर करके फाई ई निकाल सकते हो उस एरिया से, जो भी आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से मतलब आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा, यूनिट वेक्टर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो यदि आप इसमें ना क्या करते, यदि वाई जेड में यूनिट वेक्टर यदि आप के कैप ले लेते तो ये आंसर आ जाता, यदि जे कैप ले लेते तो ये आंसर आ जाता। तो बेसिकली आप में यहाँ पे लड़ाई किस चीज की है कि जब कभी भी आप यूनिट वेक्टर डिसाइड करो तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पहले से आना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व गलत कर दोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, फ्लक्स निकालना है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, एक्स वाई प्लेन में है बच्चों। यहाँ पर अब चीज क्या हो गई है, आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स हो गया है और ये हमारा वाई प्लेन हो चुका है। एक्स वाई प्लेन की बात करोगे, ये वाला एरिया में दे रखा है विच इज 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर इसका कहां पर होगा, अलोंग
z एक्सिस। तो एरिया कितना होगा बच्चों, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इनटू नॉर्मल। तो ds कितना है बच्चों 100 और नॉर्मल कितना है अलोंग z एक्सिस है, तो k कैप आ गया। तो ds वेक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है ना बच्चों। फाई e निकालना होगा तो क्या रहेगा, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो e बताइए कितना है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 100 k कैप। भाई k इंटू के तो 1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो 300 आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पाई। बोलो हाँ या ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो बच्चों इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एरिया भी पूरा ही दे रखा है। एरिया वेक्टर भी इनका 2i कैप माइनस j कैप दे रखा है। तो यहाँ पे तो भाई पूरी कहानी हमारे पास है। तो यहाँ पे जब फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स हमारा डायरेक्ट आएगा e वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है ना। तो कितना आएगा e वेक्टर हमारा कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू में 10 टू द पावर 5 है, और एरिया वेक्टर की जो बात करोगे वो 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। बच्चों 5i को इससे करोगे तो 1 हो जाएगा 10, इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करोगे 0 हो जाएगा। 5 को j से करोगे तो जो 0 हो जाएगा, 4 इंटू दिस तो माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये हमारा माइनस 4 हो गया, बाकी सारा 0 है, 10 टू द पावर 3 आ गया। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज 5e। ये हमारे पास है। बात समझ में आई आप सभी को। इस तरीके से बच्चों आप 5e का यूज कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। इस बार इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, है ना। काफी बार क्या होता है, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं इसे, जैसे चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस इतना इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। अब ये कह रहा है सर्कुलर प्लेन शीट जो है वो फील्ड के साथ एंगल बना रही है। सपोज मान लेते हैं हमारा फील्ड है इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर्कुलर शीट जो है वो इस तरीके ऐसे रख दी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका प्लेन हम ऐसे मान लेते हैं, गिरा प्लेन इसका, और ये कहा जा रहा है जो ये रखी हुई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना दिया 60 डिग्री। लेकिन बच्चों हमें क्या मतलब है, सर जो यहाँ पे हमारे में cos थीटा होता था ना, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होता था। हमें क्या चाहिए इसका नॉर्मल। इस प्लेन शीट का, सर्कुलर शीट का नॉर्मल कहाँ होगा बच्चों, नीचे की तरफ। ये 60 तो ये वाला कितना हुआ 30। बच्चों नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इस वाले में क्या होता है काफी बार कि आपको यदि जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें एंगल दिया गया होगा प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन ऑफ सरफेस, लेकिन हमें चाहिए होता है एंगल नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वाला। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। अब हम यहाँ पर जब फाई निकालेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। क्या करेंगे भाई, हम ई डी एस कॉस 30 डिग्री पुट करेंगे। तो ई कितना है भाई हमारे पास, ई हमें दे रखा है कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ds कितना है बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 आती है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5। भाई रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी थी क्या, हाँ। तो रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -1 मीटर आ गया। तो पाई मतलब 22/7, रेडियस हमारी आएगी 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू √3/2। 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू करोगे तो 55 आ जाएगा, 55/7 √3 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये कितना आ गया 3 आ गया। तो न्यूटन पर कूलम मीटर। सॉल्व कर लोगे हमारे पास एग्जैक्ट फाई की वैल्यू है। मेरा ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक तात्पर्य था, कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई ने 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, वो क्या करता है एंगल देता है प्लेन का, तो बच्चे को लगता है 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दो आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली वहां पे 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पुट करने से आंसर आएगा। तो इसलिए भाई आप थोड़ा सा ध्यान करें, उसके बाद ही क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से और बड़े लेंथी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये भी हम बात कर रहे थे बेसिक लेवल 1 क्वेश्चन की। इस बार बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी नहीं कर रही है वो, और पैरेलल टू द फील्ड एक एक्सिस पर सिलेंडर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये रहा बच्चों हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर हमने रख रखा है सिलेंडर, ये रहा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हमें बताना है कि इस सिलेंडर से जो नेट फ्लक्स पास होगा वो 0 पास होगा। तो कभी भी बच्चों हमारे पास 3D शेप्स आती हैं, ध्यान से सुन लो, सबसे पहले कभी भी हमारे पास 3D शेप्स आती हैं तो पहले तो ये डिसाइड किया करो इसके कितने फेसेस हैं, कितने सरफेस हम एज्यूम कर सकते हैं। पहली चीज है, सिलेंडर की बात करें तो एक तो हमारे पास है इसका बेस, ये रहा इसका टॉप, और ये रहा इसका साइड सरफेस। तो भाई ये तो पूरा ही लिया जाएगा ना, सरफेस तो कट सरफेस में पूरा लेते हैं। जैसे यहीं पर आप इसकी बात करोगे मुझसे इस चीज की, तो इसमें कितने फेस लिए जाएंगे, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस के हो गए, और सिलेंडर में हमारे पास मिलेंगे 3। तो जितने भी सरफेस हों, हर सरफेस पे एक नॉर्मल बताओ। पहले तो सरफेस का नाम रखते हैं, पहले यहाँ पे छोटा सा एरिया लेते हैं हम, ठीक है, और इसका नॉर्मल बनाएगा इस तरफ N1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आप नॉर्मल इस तरफ, यहाँ पे छोटा सरफेस मानोगे तो बच्चों इसका नॉर्मल आएगा इस तरह, और यहाँ मानोगे तो इसका नॉर्मल आएगा बच्चों, ठीक है भाई। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली है, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली, और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। एंगल की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 बनना है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ बात करो तो थीटा हमारा 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई। 3 सरफेस, तीनों के अलग अलग फ्लक्स निकलेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylindrical सरफेस। तो भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो हमारा होगा वो होगा 5-1, वो हमारा होगा 5-2, वो हमारा होगा 5-3। 5-1 मतलब इस सरफेस से, इस सरफेस से और इस सरफेस से, ठीक है। छोटा सरफेस हमने एज्यूम किया ना बच्चों, हमें कैसे चाहिए, पूरे सर्कल से। यहाँ भी छोटा चाहिए लेकिन हमें पूरे सर्कल से चाहिए, यहाँ भी छोटा सा माना है, पूरे से चाहिए। तो हम 5e निकालते वक्त क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर सरफेस 1 कितना, E1 E वेक्टर, E तो इलेक्ट्रिक वेक्टर सेम है ना सबके केस में, ठीक है। E ds cos 1 वाले केस में कितना है बच्चों, cos 1 वाले में cos 180 आ रहा है, निकालो cos 180, ठीक है। फॉर सरफेस 2 E वेक्टर ds वेक्टर सरफेस 2 के केस में कौन सा भाई, 2 हमारा कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे cos 90 आ रहा है, ठीक है सर। अब प्लस यहाँ की बात करोगे तो E ds cos 0 आ रहा है, ये दैट इज फॉर सरफेस 3, यहाँ पे थीटा 0 है। यहाँ पे बात क्या करोगे भाई, फाई ई की बात करोगे तो cos 180 है तो माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना बच्चों, पूरा यूनिफॉर्म है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लो और माइनस ही बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds रह गया फॉर सरफेस 1, बच्चों ये तो 0 हो गया हमारा। यहाँ की बात करोगे तो ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे ds और सरफेस 3। ds का इंटीग्रेशन मतलब ये छोटा सा एरिया ds था, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, इस पूरे का। इसको इंटीग्रेट करें कितना आ जाएगा बच्चों, e माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, प्लस इसका e इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों क्वांटिटी सेम है दोनों, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है, दोनों काट दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो हमारे पास आ रहा है बच्चों वो हमारा 0 आ गया इसके साथ। अच्छा सिर्फ यही नहीं, आप ना इसकी जगह एक ये भी ले लो, क्यूब या क्यूबॉइड भी मान लो, कोई भी 3D शेप ले लो। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी क्या चीज रहेगी, इसका नॉर्मल लेते तो इधर आता, इसका नॉर्मल लेते तो इधर आता, इसका नॉर्मल लेते तो नीचे आता, ऊपर वाले का नॉर्मल लेते तो ऊपर जाता, पीछे वाले का अंदर की तरफ जाता और इसका बाहर की तरफ आता। तो यहाँ पे एंगल थीटा 0 हो रहा होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा हमारा 180 हो रहा होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 हो रहा होता और यहाँ भी 90 हो रहा होता। तो सिर्फ एक फेस में 180 रहता, एक में 0 होता है, बाकी 4 में 90 हो रहा होता।
तो उस केस में 4 में तो 0 हो जाता, सिर्फ 2 बचते, एक 180 वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आता, 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों ध्यान से सुनना और लिख लो, व्हेन, लिख लेते हैं इस चीज को, व्हेन एनी थ्री डी शेप्ड बॉडी लाइक आपके पास सिलेंडर, आपके पास ये क्या था, ये आपके पास क्या बोलेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड, व्हेन एनी 3D shape like this are placed in uniform electric field, then electric flux through the surface will be 0। तो कभी भी यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा इन सरफेसेस से तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो इसलिए कभी भी जब आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा तो उस केस में उसका 0 आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा है कि यदि किसी भी क्लोज्ड बॉडी को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो उससे नेट फ्लक्स 0 आता है, चाहे वो बॉडी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप की हो, क्यूबॉइडल शेप की हो या फिर आप क्यूबिकल शेप की हो। तो तीनों शेप रहे आपके पास, हर शेप के अंदर नेट फ्लक्स क्या रहने वाला है, 0। लेकिन कंडीशन याद रखना, बच्चे क्या करते हैं कि ये याद रखते हैं कि फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रखते किस कंडीशन में रहेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म होगा तो होगा। जैसे ये वाले भी हमारे पास जो सिलेंडर है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों हमारे पास इस एक्स एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिलेंडर भी हमारा ऐसा रखा हुआ है, लेकिन है क्या, सिलेंडर का एक एंड यहां से 1 मीटर दूर है और ये वाला एंड यहां से 1 मीटर और, मतलब टोटल 2 मीटर दूर है ये वाला एंड। इसने बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, 50x i कैप, ऐसा रहने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज हमारे पास है। यदि मैं बात करूं इस सरफेस से कितना होगा तो अलग रहेगा और इस सरफेस से करूंगा तो अलग रहेगा। तो आइए पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या बोला भाई इन्होंने, तो हमसे ये कहा गया कि इसका जो एरिया है, पहली चीज तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो बच्चों जो टोटल एरिया आएगा S विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाना चाहिए, ठीक है। लेंथ इसकी ये है। पहले बच्चों में क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा सबसे पहले हम एक छोटा सा सरफेस मानते हैं, तो यहाँ छोटा सरफेस हमने यहाँ मान लिया और ये छोटा सरफेस हमने यहाँ मान लिया, ठीक है भाई। मैं इसे थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ। तो भाई एक सरफेस हमारा ये हो गया है और एक सरफेस हमारा ये हो गया है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो इस तरफ ही है, चाहे वो सरफेस ये वाला हो चाहे सरफेस ये वाला हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है इस तरफ, ये हमारी हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आउटवर्ड नॉर्मल आएगा बच्चों इस तरफ और इसका आउटवर्ड नॉर्मल आएगा इसी तरफ। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एंगल हो जाएगा 180 और यहाँ पे हमारा एंगल हो जाएगा 0। तो ये सरफेस 1 मान लेते हैं, ये सरफेस, यहाँ पे भी एक सरफेस ले लेते हैं भाई, इसका नॉर्मल रहेगा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इधर, तो यहाँ पे दोनों का एंगल बनना है 90 डिग्री। तो ये सरफेस को मान लेते हैं 2 और ये सरफेस को मान लेते हैं 3। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ही रिप्रेजेंट की हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी वेरी कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाला जो पार्ट आएगा विच इज 50x है ना, x होगा डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या लोगे 50 इंटू 1, तो 50 इंटू 1 यहाँ पे आएगा 50 और यूनिट क्या रहेगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम इंटू
मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds। अच्छा तो हमारा यही ना फ्लक्स होना है हमारा, यही रहेगा नॉर्मल न्यूटन पर कूलम। तो E1 हमारा ये रहेगा। अब E2 की बात करें बच्चों, E2 मतलब E2 नहीं E3 रहेगा थर्ड सरफेस के लिए, मतलब इस वाले सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। E3 कितना आएगा 50 इंटू एक्स, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम। तो E3 बच्चों हमारा ये आ गया। E2 सर क्यों नहीं निकाल रहे हम, E2 इसलिए नहीं निकाल रहे, E1 E3 और यहाँ पे E2 इसलिए निकाल रहे, वैसे भी जीरो होने वाला है। यदि मैं निकालू टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है भाई। तो टोटल फ्लक्स जो बच्चों आएगा दैट विल बी द φ1 प्लस φ2 और φ3 ये आएगा। तो फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस से और थर्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा। तो φ इज इक्वल टू बच्चों φ1 कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ और सरफेस 1 E वेक्टर ds वेक्टर और cos रहने वाला है यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए 180, ठीक है ठीक है, इधर E ds cos 90, ठीक है भाई। और तीसरे वाले के लिए बात करोगे तो रहेगा E ds cos 0। तो cos 90 तो बच्चों 0 हो गया हमारे पास। यहाँ पे सरफेस 1 के लिए 1 लिखेंगे और सरफेस 3 के लिए 3 लिखेंगे, यहाँ सरफेस 3 लिख देना और ये सरफेस 2 के लिए, ठीक है भाई। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, E1 कितना है 50, इसे बाहर निकाल लीजिए, E1 बाहर आ गया। हम ds को इंटीग्रेट करना चाहते हैं बच्चों। ds क्या था सर, ds हमारा ये छोटा सा एरिया था जो हमने माना था, ये छोटा सा एरिया था बच्चों। जब इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया आएगा। तो कितना लोगे आप, E3 बताइए बच्चों, यहाँ माइनस भी आएगा cos 180 की वैल्यू, E3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी ds एलिमेंट लिया है S3 के लिए। तो यहाँ पर जो आपके पास है इस पूरे का सरफेस एरिया कितना दे रखा था 25 × 10⁻⁴। तो आप फाई जो लिखोगे बच्चों आएगा माइनस E1 इंटू सरफेस एरिया टोटल और ये E3 और सरफेस एरिया टोटल, ठीक है भाई। तो फाई इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करने पर ये भी सरफेस एरिया सर्कुलर आएगा πr² और ये भी वही आएगा, वो तो दोनों कांस्टेंट है। तो क्या लिखोगे E3 माइनस E1। आइए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है s की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, E3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 और ये हमारे पास आएगी 50। तो 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर आएगा 1250 10⁻⁻⁴। डेसिमल शिफ्ट कर दो 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। E डॉट ds रहता है ना, ये फाई ये आ गया। अब इसमें यही पूछा है सेकंड वाले पार्ट में चार्ज कैसे निकालेंगे। भाई देखो चार्ज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो चार्ज एनक्लोज्ड निकालने के लिए क्या करना, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देना। फाई ई पता है हमको 0.125 है और ये बताइए 8.854 10⁻⁻12 होता है फाई ई की वैल्यू। तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, ये वाला हमारा है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और है, अभी तक जितने हमारी वीडियो हमने देखी हुई है उन सारी वीडियो में भाई व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास आप लाइक नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो भाई पहले लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली बात है आप इतने आगे तक बढ़ चुके हो, 40-50 मिनट की वीडियो देख चुके हो, उसके बाद भी पसंद नहीं आ रही है तो देख क्यों रहे थे आप, ये भी लॉजिकल चीज है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो अभी तक हमने भाई 2 क्वेश्चन करे वाले, उन दोनों क्वेश्चन में क्या सीखा है हमने, एक क्वेश्चन में सर हमने सीखा है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पूरी बॉडी से आता है वो 0 हो जाता है। और दूसरी चीज हमारे पास हमने सीखी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम ना हो, मतलब वेरी कर रहा हो, तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं आता, जैसे कि हमने लास्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0.125 आया हुआ था।
ये हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है हमारे पास। क्या बोल रहा है भाई, थोड़े से चेंज में मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये डायग्राम वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है ना, सिलेंडर लेते हैं हम 3D वाला, ये रहा भाई। तो ये लिया हमने सिलेंडर ऐसे। ठीक है, आपको ये क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये रहा हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब हुआ क्या है बच्चों, इस सिलेंडर में क्वेश्चन समझने वाली बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, अब ये तो बीच वाला पार्ट ही नहीं रहा। लगभग लगभग बीच में मान लेते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट के लेफ्ट पोर्शन में, यहां इस वाले पोर्शन में, और ये हमारा हो गया राइट पोर्शन। ये कह रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये x 0 है। ये वाले पॉइंट को बच्चों मानने हैं कि x की वैल्यू 0 है। मतलब क्या हो गया है, ओरिजिन। इससे कह रहा है इसके लेफ्ट साइड में आप आएंगे, क्या लिखा हुआ है देखो, ये रहा E is equals to 200 I cap when x is greater than 0। तो मतलब x greater than 0 मतलब इधर वाले फेस में। तो इधर वाले फेस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपका इस तरफ। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया हुआ है 200। ठीक है, राइट साइड में क्या है, आई कैप की तरफ, ये रहा। और इस तरफ की आप बात करोगे तो यहां पे आपका रहेगा 200 माइनस आई कैप, मतलब डायरेक्शन जो इसकी है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है भाई, माइनस आई कैप हमारा इस तरफ है और प्लस आई कैप इस तरफ है। ठीक है भाई, अब क्या करें हम, तो रेडियस दे रखी है और लेंथ दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं, हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि नहीं, कोई लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और रेडियस हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और हमारा एरिया क्या रहेगा बच्चों, इधर रहेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, ये वाला पूरा सरफेस लेंगे ना और यहाँ पे वाला पूरा सरफेस लेंगे, तो सिलेंडर का बेस और टॉप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का। तो ये हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू 3.14 और रेडियस आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। पहली चीज तो बच्चों हम क्या करते थे, कभी भी जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्वेश्चन करते हैं, पहला काम होता है सर सरफेस को डिफाइन करो। ये हमारा सरफेस 2 मान लेते हैं, ये सरफेस हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों जो फ्लक्स निकालना पड़ेगा वो टोटल, यदि आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया जाए, तो दैट विल बी φ1 प्लस φ2। बोलो हाँ या ना, टोटल फ्लक्स हमारा ये है φ1 प्लस φ2। φ1 प्लस φ2, φ3 क्यों नहीं बेटा, यहाँ पे आपको पता ही है, चाहे वो डायरेक्शन चाहे इधर हो चाहे 90 बनेगा, इसका नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 बनेगा। तो सिर्फ 2 सरफेस ही होंगे जहां पे ये रहेगा। भाई इसका भी नॉर्मल डिफाइन करते हैं सर, यहाँ का नॉर्मल आएगा इस तरफ, थीटा हमारा 0 रहेगा। इसका नॉर्मल आता है इस तरफ, यहाँ पे थीटा 0। सिंपल सी बात हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स आउटवर्ड थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस। तो पहला हमें अलग अलग भी निकालना है भाई, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम φ1 और φ2 अलग अलग निकालते हैं। यहां लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस। तो भाई हमारे पास क्या रहेगा, इसको हमने क्या माना है, φ1 माना है। तो क्या लिखोगे आप इसे, इंटीग्रेशन ऑफ E1 सेम है E ds cos, यहाँ पे 0 रहेगा फॉर सरफेस 1 के लिए। तो φ1 हमारे पास जो आ जाएगा, E कितना है बच्चों 200, तो ये आएगा 200 एरिया। एक सेकेंड, अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी। तो भाई E1 तो E तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ये हमारा आ गया सरफेस 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ds रह गया। तो φ1 हमारे पास आ जाएगा E इंटू s। आइए वैल्यू पुट करते हैं। अब φ1 हमारा आएगा बच्चों, E is what 200, that is I cap। ठीक है भाई,
ये हमारा एरिया कितना रह रहा है, एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर और इंटू आई कैप, क्योंकि नॉर्मल भी हमारा उधर है और एरिया भी उधर है। यदि हमने यहाँ कॉस की बात कर दी है तो हम यहाँ पे स्केलर चीज ले रहे हैं, तो आपको इसकी नीड नहीं है कुछ भी वैल्यू पुट करने की। ठीक है भाई, देखो भटकना नहीं है। ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे हम ये जो डॉट वेक्टर था उसके साथ एंगल हमने डिफाइन कर लिया है। किसी किताब के अंदर यदि आप देखो यहाँ भी आई लिखा है, यहाँ भी आई लिखा है, तो उन्होंने पता है क्या लिखा होगा, इस तरीके से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिखा होगा। तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा उन्होंने 200 आई कैप, और इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा कितना, ये पाई आर स्क्वायर आई कैप। तो आई डॉट आई 1 हुआ होगा, हमारा cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। इसलिए घबराना मत, कहीं से भी कुछ भी लिख ले तो आप सभी, ये चीज मैं आपको इसीलिए लिख के बता रहा था कि आप ये वाली किताबें जब पढ़ते हो आप इधर उधर, तो वहां बच्चों को दिक्कत हो जाती है। क्या लिखा है भैया, 5 इज इक्वल टू 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 25 इंटू दिस 50 है ना भाई, तो कितना आ गया ये 25 इंटू दिस 50 और 2 जीरो और हैं इंटू 3.14 10 टू द पावर माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 है, 0.5 इंटू 3.14 और वो हटा दोगे इसलिए क्या लिख दोगे 1/2, 3.14 काटोगे तो 1.57 आ गया भाई। कितना आ गया 1.57। तो 5 की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई है 5 इज इक्वल टू 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। देखो यदि आप φ2 निकालना चाहो, φ2 वाले केस में भी क्या करोगे, φ2 भाई इस तरफ है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आपके पास वर्ड थीटा सेम आपके पास वहां रहने वाला है। यदि φ2 आप निकालते हो तो ये वाला सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे आप जो देख रहे हो नॉर्मल भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो थीटा हमारे पास फिर से 0 हो गया। φ2 की बात करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, फिर से ई डी एस कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इंटीग्रेशन करोगे ds का तो सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगी 1.57 φ2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जनरली एंगल 180 बनता था। लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा दोनों क्वेश्चन में एंगल हमारा क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में थी, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, दोनों के लिए हमारे पास तरीके से आ गया। तो φe की बात करोगे तो 1.57 प्लस 1.57 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर करके φe की वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ई सरफेस, निकल गया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ द जीरो, साइड से तो होगा ही नहीं भाई, साइड से ही बात करोगे तो आप लिख सकते हो, लिख लेना भाई, ये तो फर्स्ट वाली हेडिंग का हो गया दोनों, फिर ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया, ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और आउट इस सरफेस की बात करोगे फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ द सिलेंडर, तो साइड्स ऑफ द सिलेंडर के लिए आप करोगे ई डी एस, लेकिन यहाँ पे cos 90 बनेगा, उसकी वजह से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था φe इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज एनक्लोज्ड φe इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ना अभी हमने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं बस, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला और आ जाएगा। φe हमने निकाल लिया है कितना 3.14, तो यहाँ पे 3.14 पुट कर दो और यहाँ पे 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 वैल्यू पुट कर देना, उससे आपका फ्लक्स भी आ जाएगा, चार्ज भी आ गए, दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। बच्चों सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये एनसीईआरटी के अंदर एक और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत आए हुए हैं, मतलब सीबीएसई के अंदर इसमें फ्लक्स और चार्ज दोनों पूछ लेता है। फ्लक्स तक तो अभी हम पढ़ रहे हैं, चार्ज की बात करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया गॉस थ्योरम के अंदर। ये बच्चों चीज हमारे पास दे रखी है, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहा है। सेम कंडीशन है भाई, अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो था क्या, ये ले लो भाई, अब हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको। हुआ ये है सर
इस बार भी ऐसा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी है अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप मात खा जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चाहे ये सरफेस लो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा, इस तरफ, और नॉर्मल रहेगा इस तरफ। इस वाले सरफेस की बात करोगे तो बच्चों इसका नॉर्मल रहेगा इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस तरफ। यहाँ पे थीटा हमारा 180 बनेगा दोबारा से, और यहाँ हमारा थीटा 0 बनेगा। यहाँ सरफेस लोगे तो नॉर्मल नीचे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। यहाँ लोगे तो यहाँ पे भी नॉर्मल ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, यहाँ भी एंगल 90 बन जाएगा। तो आपके लिए यदि आप बात करोगे, यदि आप लेना चाहो तो ये सरफेस 1 ले लो, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 सरफेस भी ले सकते हो। फ्रंट वाले में भी नॉर्मल आगे रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। बैकवर्ड वाले में भी वहां पे नॉर्मल पीछे रहेगा और इधर यहाँ भी 90 रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास पहला काम तो है आपको फ्लक्स निकालना है, दूसरी चीज ये। तो पहली चीज तो हमारे पास ये 2 सरफेस ही मैटर करते हैं हमारे लिए, 1 और 3, बाकी सबका 0 हो जाए। ठीक है भाई। एक चीज और इन्होंने ई एक्स को डिफाइन किया है सर। ई एक्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं अल्फा एक्स की पावर हाफ, और अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है। व्हाट इज दैट अल्फा? 800। तो इसकी शॉर्ट में बात की जाए तो 800 अंडर रूट एक्स, ये आपको ई एक्स दे रखा है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ई एक्स निकालोगे, चाहे सरफेस ये लो, यहां से ये ए डिस्टेंस की दूरी पर है, इसमें शायद ग्राफ में नहीं दिया हुआ है, ए डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये पहले वाला सरफेस जो होगा ये वाला, ये ए डिस्टेंस की दूरी पर होगा, और दूसरा वाला सरफेस डिस्टेंस की दूरी होगा टोटल 2a। जैसे हमने बात की थी, सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने किया था अभी इस वाले में, देखा था ना। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हर सरफेस का अलग अलग था। इस सरफेस के लिए डिस्टेंस 1 था, इसके लिए 2 था। वहां पे इन्होंने क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या आ गया है, एक में a है और एक में 2a आ गया। तो यदि मैं सरफेस 1 की बात करूं, फॉर सरफेस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाली आएगी, तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल्स टू 800 अंडर रूट a। ठीक है, E1 की डायरेक्शन इधर रहेगी, सॉरी डायरेक्शन दोनों की सेम ही है। ठीक है, ये हमारा आ गया दिस। और यदि E2 निकालना चाहोगे तो हमारा आ जाएगा 800 अंडर रूट 2a। ये हमारे पास चीज आ चुकी है, अंडर रूट 2a। भाई मैंने अभी आपसे कहा था कि आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। दूसरी चीज और है भाई, हमने ये 7वीं वीडियो आप देख रहे हो, हमारी 8वीं वीडियो भी हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया था। मैं लगभग टोटल 2 चैप्टर्स की वीडियो अभी तक बना चुका हूँ, और ये हम पूरे साल भर इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाई आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। आपके फ्रेंड्स, कहीं रिलेटिव्स हों जो हमारे बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं, तो प्लीज उन्हें बताइए, और 12th वाले बच्चों को तो खासकर बताइए कि भाई एक बंदा मिल गया है जो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। ठीक है ना, और उसको बता के जाके सब्सक्राइब करवा दो और कहो कि देख भाई रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि मार्क्स अच्छे आ जाएं 12th में। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज हमारे पास है। E1 ये रहा हमारा और E2 ये रहा। फिर क्या करें सर, फ्लक्स निकालना है हमको। तो फ्लक्स निकालने के लिए फिर से फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 3 और फॉर सरफेस 4 भी है। तो मैंने आपको बताया इन दोनों सरफेस पर एंगल 90 बन रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक चीज और, यहाँ पे जब आप बच्चों छोटा सा सरफेस मानोगे, जैसे यहाँ पे आपने छोटा सरफेस मानो, और जब पूरा इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया इसका आ जाएगा। और ये पूरा एरिया कितना है, ये भी a है और ये भी a है। तो एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब, क्यूब के फेस का एरिया कितना आएगा, a स्क्वायर। तो कभी भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप लिख पाओगे। तो आइए बात करते हैं फाई a की। फॉर सरफेस 1 के लिए बात करेंगे तो ये सरफेस 1 हो जाएगा हमारे पास, E1 रहेगा हमारे पास, ds वेक्टर रहेगा, और cos हमारा रहेगा 180। क्यों? क्योंकि सर हमने सरफेस 1 यहां माना हुआ है। ठीक है, फॉर सरफेस 2 के लिए मानोगे तो E2 रहेगा, ds रहेगा, पर cos हमारा 90 रहेगा। ये सरफेस 2 के लिए। और सरफेस 3 के लिए बात करोगे तो E3 रहेगा, ds रहेगा, cos 0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है फॉर सरफेस 3। और सरफेस 4 की बात करोगे तो E ds cos 90 हो जाएगा,
E4 के लिए। तो दो चीज तो मैंने पहले बता दिया था, ये गायब हो जाएंगे, लेकिन हमें लिख के भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। आइए बच्चों अब वैल्यू पुट कर लेते हैं E3। जब बात करेंगे सरफेस 1 के लिए तो E1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर कितनी आएगी 800√A। और इसकी बात करें सरफेस की तो ds बचेगा हमारा, बस ds बच गया है फॉर सरफेस 1, cos 180 की वैल्यू माइनस रहती है। फिर इसकी बात करोगे तो E3 आ गया, वो भी कांस्टेंट है, ds हम यहाँ ले लेंगे, cos 0 की 1 होती है, फॉर सरफेस 3 आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, तो phi e की हम बात करें तो हमारा आएगा माइनस e विच इज व्हाट, माइनस व्हाट 800√A। ठीक है, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो भाई मैंने आपसे बताया था एरिया ऑफ ईच फेस हमारा कितना आएगा a²। क्यों? क्योंकि जब मैं इस छोटे से सरफेस को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा सरफेस आएगा, और पूरा सरफेस का मतलब क्या है, फेस ऑफ q, जो कि क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास आने वाला है s, और E3 की वैल्यू हमने पता है क्या है 800√2A है हमारे पास, निकाली थी ना हमने ऊपर, और यहां हम लिखेंगे इनटू में s। तो phi e की हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ss कॉमन है तो कितना आएगा, माइनस 800 कॉमन आ रहा है, माइनस तो नहीं आ रहा कॉमन, हमारा आ रहा है 800 कॉमन आ रहा है बच्चों, इंटू s कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, -√A, और यहाँ प्लस √2A, ये बच गया बच्चों हमारे पास। ठीक है ना, अब √2A में से भी √A कॉमन ले सकते हो, तो कितना आएगा हमारे पास 800 इंटू s की जगह बच्चों कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना आया था हमारा a², √A बाहर निकाल लो, √A बाहर आ गया, यहाँ पे कितना बच गया -1, और यहाँ पे √2 बच चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800। a की वैल्यू भी कुछ दे रखी है क्या हमारे पास यहाँ पे, यस, a की वैल्यू 0.1 मीटर दे रखी है, 0 पॉइंट मतलब 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आएगा √1/10, और ये √2 - 1, तो ये 1/10 मतलब 100 बन गया, इससे ये दोनों कट गए, ये हमारा आ जाएगा 8/√10 इंटू 1.414 होता है, -1 हो गया, तो इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8/√10 इंटू 0.414। √10 की वैल्यू 3.1 के अराउंड ही आती है, आप ये सॉल्व कर सकते हो, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से निकाल लेना या फिर याद कर लेना, इसे निकाल के 3.1 इंटू 0.414 मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, दैट विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इसमें चार्ज भी निकालना होगा, चार्ज के लिए मैंने आपको बताया कि आप गॉस निकालना ना, चार्ज विद इन द क्यूब, तो मैंने आपसे क्या बोला है, आप एक वही से फॉर्मूला लिख लेंगे कि फाई एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज सॉरी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली चार्ज निकालने के लिए आपको फ्लक्स निकालना आना बहुत जरूरी है, और फ्लक्स के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी शेयर सब्सक्राइब और कर दो सबको।